हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डाउट केमिस्ट्री। हमारे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात किया था सॉलिड स्टेट के लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 के बारे में। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सॉलिड स्टेट के लेक्चर नंबर 3 होगा, जिसमें कि हम बात करेंगे क्रिस्टल लैटिस एवं यूनिट सेल के बारे में। तो आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, तो प्लीज इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। जल्दी से फटाफट पेन और नोटबुक लेकर बैठिए और जो चीजें हम पढ़ाते जाएं उसे आप जल्दी से नोट करते जाइए। तो लास्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में जिन लोगों को जो भी समझ में नहीं आया था वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। हम उस चीज को वीडियो में फिर से रिपीट करेंगे या उनके कमेंट को आंसर देंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर नंबर 3 है होने वाला है, जिसमें कि बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। प्लीज इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो हम यहाँ पे बात करेंगे क्रिस्टल लैटिस एवं यूनिट सेल के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि ये सीरीज चल रहा है किसका, क्लास 12 के केमिस्ट्री का सभी बोर्ड के लिए चैप्टर नंबर 1 जिसका कि आज हम उसी सीरीज में लेकर बढ़ते हुए आए हैं लेक्चर नंबर 3 को। तो फर्स्ट एंड सेकंड को हमने क्लियर किया। वहां पे आपको जो भी बातें समझ में नहीं आई उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो अब हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 3 के बारे में। तो आइए देखते हैं लेक्चर नंबर 3 में क्या होने वाला है, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने आपको दिख रहा है यहाँ पे क्रिस्टल लैटिस एवं यूनिट सेल क्या होते हैं, क्रिस्टल लैटिस क्या होते हैं, यूनिट सेल। हमने लास्ट इसके पीछे वीडियो देखा था अभी, जो क्रिस्टल्स होते हैं या जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, जो सॉलिड्स होते हैं वो दो टाइप्स के थे, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमरफस सॉलिड। तो जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर उसे अभी वीडियो को तुरंत देखें, फिर इस वीडियो को भी देखें। ठीक, तो क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस पहले देखिए फ्रेंड्स। क्या होता है कि जो क्रिस्टल्स बनते हैं वो हमेशा 3 डायमेंशन में ही बनते हैं। किसे बनते हैं, 3 डायमेंशन में। जरूरी नहीं कि 3 में ही बन, 2D में भी बन सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम चांसेस होता है। ठीक, लेकिन अगर यहाँ पे 3D में बनता है तो सिंपल सी बात है कि वहां पे एक क्यूब बनेगा। तो हम एक सिंपल से बनाते हैं क्यूब। तो आइए हम बनाते हैं क्यूब। पहले देखिए बन गया आपका क्यूब। ठीक है, सबको क्लियर दिखाई दे रहा है ना। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अब ये क्यूब बन गया। ठीक, अब जो ये क्यूब बना है ये कैसे मिलकर बना होगा। जो क्रिस्टल्स बनते हैं, मान लीजिए जो हम सपोज कि हम लोगों ने अभी तक पीछे वीडियो में पढ़ा था, वहां पे जो क्रिस्टल्स था आपको पता भी है, जो क्रिस्टल्स होते हैं वो एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस को आपस में इकट्ठा करके बनाए जाते हैं, ये होता है। तो उन जब आयंस या एटम्स या मॉलिक्यूल्स को जब इकट्ठा करते हैं, अगर हम उनको एक अरेंजमेंट में, एक फिक्स अरेंजमेंट में, नियमित व्यवस्था में, रेगुलर ज्योमेट्री में अगर उनको अरेंज करते हैं एक के बाद एक के बाद एक, और यही प्रक्रिया बार बार कराई जाती है, यही प्रक्रिया बार बार कराई जाती है, तो उस क्रिस्टल को कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। क्या कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस। मतलब कि जिस पार्ट्स को हम बार बार जोड़ रहे हैं सेम साइज का पार्ट्स होगा। और अगर मैं आपसे सवाल पूछूं यहाँ पे कि अगर जो दीवार बनता है वो कैसे बनते हैं, जो दीवार बनते हैं आपके घरों में वो कैसे बनाए जाते हैं। जो घरों में दीवार बनाए जाते हैं वो छोटे छोटे ब्रिक्स से बनाए जाते हैं, ईंट से बनाए जाते हैं। तो सारे ईंट्स की साइज लगभग लगभग क्या होती है, सेम ही होती है। तो वहां पे कह सकते हैं कि जो ईंट है उसकी बार बार क्या हो रही है, वहां पे पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब कि रिपीटेशन हो रहा है, वहां पर रिपीट कर रहा है बार बार। अगर एक ही चीज, एक ही सेम साइज, सेम आकार और सेम वैल्यू के साइज जो होते हैं वो बार बार रिपीट करके एक क्रिस्टल्स का निर्माण करे, तो उसे कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, उसे कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। तो वही प्रक्रिया यहाँ पर भी हो रही। मान लो कि अगर मेरे पास एक क्रिस्टल्स बना हुआ है, अगर इतना बड़ा क्रिस्टल्स बना हुआ है, अगर इनको डिवाइड करें तो कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए मैं क्या बनाने वाला हूं, ये क्या बन गया, हाँ ठीक है, देखिए ये बन गया। इसको अब यहाँ पे मिलाएं। अरे यार ये थोड़ा सा टेढ़ा लाइन हो गया, इसको अगर यहाँ मिलाएं, इस वाले को यहाँ मिलाएं, इस लाइन को यहाँ टच किए, इस लाइन को यहाँ टच किए। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, वैसा मुझे भी लग रहा है। लेकिन हाँ, सपोज करिए कि जो मतलब कि आप लोगों ने देखा होगा ये जो रैबिक क्यूब होता है, जो गेम खेलते हैं, जो रैबिक क्यूब से गेम होता है, थोड़ा सा घुमाया जाता है बार बार, जो कलर मैचिंग कराई जाती है, उसमें देखा होगा आपने क्या होते हैं,
कि उसको जो घुमाते थे छोटे छोटे पार्ट्स दिखाई देते मुझे कि एक पार्ट्स एक कलर का अलग, एक कलर का अलग अलग है। मेरे पास तो है नहीं, मैं दिखा देता अभी भी। तो उसको जो घुमाते हैं तो वहां सपोज करो वो जो बड़ा वाला क्रिस्टल्स है, मतलब जो बड़ा वाला क्यूब है, पूरा जो पूरा वो क्यूब है जिससे आप गेम खेल रहे हो, तो वो क्या है मेरे लिए लैटिस क्रिस्टल मान लेते हैं। अब छोटे छोटे उसमें क्या लगे हैं, पार्ट्स लगे होते हैं जिससे वो क्या होता है बनाया जाता है। अब वहां पे ध्यान से देखिएगा कि जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उनकी सारी की साइज क्या होती है, सेम होती है। तो कह सकते हैं वो क्या है मेरे लिए क्रिस्टल लैटिस है। अब क्रिस्टल लैटिस है, अब जिन छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बनाए जाते हैं उस क्रिस्टल को जिसको बनाए जाते हैं उसे कहते हैं यूनिट सेल कहते हैं। ठीक है, देखिए जो क्रिस्टल लैटिस होते हैं, अगर जो इन छोटे छोटे पार्ट से मिलकर जो क्रिस्टल लैटिस बनाए गए हैं उसे हम कहते हैं यूनिट सेल। मतलब कि जिस यूनिट से को बार बार इकट्ठा करने के बाद एक बड़ा सा क्रिस्टल बन गया उसे कहते हैं यूनिट सेल। हमने अभी बताया आपको जो दीवार से होते हैं, वेल घरों में जो दीवार से बनाए जाते हैं उनमें ईंट लगे होते हैं, तो ईंट क्या होगा, यूनिट सेल होगा, जो दीवार क्या होगा वो क्रिस्टल लैटिस हो गया। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, जो क्रिस्टल लैटिस होते हैं, अगर इनके प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पे क्या होते हैं प्रॉपर्टी इनकी, प्रॉपर्टी क्या होगी क्रिस्टल लैटिस की। देखिए पहली प्रॉपर्टी होगी इनका ये कि ये जो लैटिस जिनमें इनमें जितने पॉइंट्स होते हैं सबको लैटिस पॉइंट कहते हैं। मतलब कि एवरी पॉइंट्स इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। ये नोट जरूर कीजिएगा आप लोग प्रॉपर्टी को। देखिए जो क्रिस्टल लैटिस में जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सारे लैटिस पॉइंट कहलाते हैं, जो सारे लैटिस पॉइंट कहते हैं। अब सेकंड जो होता है इससे बनता है, ये जो सेकंड है वो लैटिस पॉइंट्स पे है। जो लैटिस पॉइंट होते हैं, अगर ये जो लैटिस पॉइंट है इन यही रिप्रेजेंट करते हैं, लैटिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैटिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड टू, किसको रिप्रेजेंट करेगा ये पॉइंट्स। पहले क्या है लैटिस पॉइंट, देखिए जो लैटिस पॉइंट है वो एवरी पॉइंट्स है, मतलब जो क्रिस्टल लैटिस में प्रत्येक पॉइंट्स है उसे कहते हैं लैटिस पॉइंट कहते हैं। अब लैटिस पॉइंट किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कि जो क्रिस्टल्स में पॉइंट है उसे भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें पता है, आपको भी पता है पहले से कि जो क्रिस्टल लैटिस है वो एटम्स मॉलिक्यूल या आयन से मिलकर बने हैं, तो वही आयंस मॉलिक्यूल और एटम्स जो है वही क्या कहलाएंगे, लैटिस पॉइंट कहलाएंगे। तो लैटिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड टू मॉलिक्यूल, रिप्रेजेंटेड टू मॉलिक्यूल, एटम्स एंड आयंस। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो लैटिस पॉइंट है वही किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मॉलिक्यूल, एटम्स और आयंस को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। थर्ड नंबर क्या आता है इसमें, थर्ड नंबर क्या आता है, अब जो लैटिस पॉइंट हैं अगर इनको हम आपस में जोड़ने के बाद, इनको आपस में जोड़ने के बाद एक लाइन ड्रॉ करें ऐसे, अगर इनको एक पॉइंट यहाँ मतलब एक एटम से यहाँ, एक एटम से हम इन एटम्स को, अगर आपने देखा होगा लड्डू, लड्डू को जब थाली में सजाया जाता है तो क्या होता है, वहां पे थाली में जो रखे जाते हैं लड्डू, वहां पे शादी विवाह में, तो वहां पे लड्डू के बाद एक लड्डू 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 रखे जाते हैं। अगर उन लड्डू को आपस में इकट्ठा किया, जैसे अगर उनको थोड़ा डाला, मान लो सपोज करो कि आपको एक बॉक्स दे दिया बड़ा सा, अब उस बॉक्स में उस लड्डू को भरना हो, क्या करोगे, पहले लड्डू बिछाओगे, फिर उसके ऊपर लड्डू बिछाओगे, फिर उसके ऊपर बिछाओगे लड्डू, तो वहां क्या बन गया, उस लड्डू मतलब जो एटम्स थे उनको एटम्स को बार बार जोड़ने के बाद अगर उनमें एक सीधी लाइन ड्रॉ करें तो वो एक क्रिस्टल लैटिस का रूप ले लेती है बड़ा सा। अगर ईंट को बार बार इकट्ठा करके जोड़ते जाए उनको आपस में मिलाएं तो क्या होता है, एक सीधी दीवार बन जाती है, ये बनती है ना। तो सपोज करो जो एटम्स हैं अगर इन एटम्स को आपस में ऐड करते गए, ठीक है, अब यहाँ मतलब कि सीधा से मतलब होता है इन एटम्स को आपस में ऐड कर दिए जैसे, तो यहाँ पे एक क्रिस्टल्स बन गया, मतलब कि जो एटम्स तो सारे के सारे समान थे, सभी वॉल्यूम में समान थे, सभी क्या था, मास समान था, सबका इक्वल मास था, तो क्या होगा ये क्रिस्टल एटम्स का यहाँ पे निर्माण कर लिए। तो यहाँ पे कह सकते हैं ईच पॉइंट्स मीट टू ईच अदर बाय ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड, या फिर ए मेक अ क्रिस्टल लैटिस। तो इनके तीन प्रॉपर्टी हो गए, किसके, क्रिस्टल लैटिस के। अब नेक्स्ट है यूनिट सेल, तो पता ही है
जिन पॉइंट्स से मिलकर के वो क्रिस्टल लैटिस बनाए जाते हैं उसे ही कहते हैं यूनिट सेल। तो ये क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल खत्म हो गए। अब इनके बात करते हैं इनके हम टाइप्स के बारे में। तो टाइप्स में क्या क्या हो सकते हैं, जो यूनिट सेल या फिर क्रिस्टल लैटिस, यूनिट सेल से ही मिलकर बनाए जाते हैं क्रिस्टल लैटिस। तो क्रिस्टल लैटिस के टाइप्स होंगे और वो किसके बेस पे होंगे, जो क्रिस्टल लैटिस के टाइप्स होंगे वो यूनिट सेल के बेस पर ही होंगे वहां पे। तो आइए हम इसी को देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल के बारे में। तो क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल आपको समझ में आ गया होगा। अब इनके टाइप्स के बारे में जानने वाले हैं। तो टाइप से पहले हम जान लेते हैं इनके पैरामीटर्स के। जो यूनिट सेल होते हैं इनके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। तो वो पैरामीटर्स क्या क्या हो सकते हैं, आइए देखते हैं। तो पैरामीटर्स कुल दो टाइप्स के होते हैं। दो टाइप से मिलाकर कुल 6 टाइप बनते हैं। मतलब कि जो पैरामीटर्स होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। फिर कह सकते हैं कि 6 पैरामीटर पाए जाते हैं। तो यूनिट सेल में कुछ यूज होने वाले 6 पैरामीटर होते हैं। ये दो टाइप से होते हैं। तो देखिए पहले यहाँ पे जो क्रिस्टल लैटिस थे, पहले हम जो यूनिट सेल उनको बनाते हैं। पहले ये क्या है, एक यूनिट सेल है, ठीक है। अच्छा मानते हैं पीछे जैसा था वो, ठीक फ्रेंड। ये क्या है, यूनिट सेल है। तो यूनिट सेल में यूज होने वाले कुछ 6 पैरामीटर होते हैं जो दो टाइप से होते हैं। पहला टाइप्स इनका होता है कि ये इनका जो एज है, मतलब कि जो लंबाई है, फिर जो इनकी चौड़ाई लंबाई जो भी होगी इनकी यूनिट सेल की, या फिर कहते हैं एक्सिस का जो लेंथ है। देखिए यहाँ पे अगर इसको ओरिजिन माने यहाँ पे, तो एक एक्सिस एक्स एक्सिस इधर हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे जेड एक्सिस। तो जिस एक्सिस पे इनका लेंथ या फिर इनका जो साइड है रिप्रेजेंट कर रहा है, उस साइड का जो लेंथ होगा उनको हम डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे 3 एक्सिस है, एक्स वाई जेड। ये तो फिक्स नहीं होता है कि तीनों एक्सिस जो होते हैं वो सेम होने चाहिए। हाँ, लेकिन जो यूनिट सेल होते हैं वो सेम होने चाहिए। जरूरी नहीं कि उसकी लेंथ ही सेम हो। तो यहाँ पर जो एक्सिस का लेंथ होता है उसे ए मानते हैं, बी मानते हैं और सी, ए बी सी। मतलब कि पहला होता है वो एक्सिस का लेंथ होता है, एक्सियल लेंथ, जो कि 3 होते हैं, ए बी और सी। सेकंड नंबर आता है एक्सियल एंगल, या फिर एंगल कैसे कर सकते हो, एंगल बिटवीन एक्सिस। मतलब कि जो ये एक्स वाई और जेड के बीच में जो एक्सिस बनते हैं उन्हें उनके एंगल्स को दिखाता है। तो ये भी 3 होते हैं, अल्फा बीटा और गामा, 3 होते हैं। देखिए ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस वाले के लेंथ को हम ए दिखाते हैं, वाई वाले को बी रिप्रेजेंट किए, जेड वाले को सी रिप्रेजेंट किए। अब जहां पर ए लेंथ है, जस्ट उसके सामने वाला एंगल, मतलब बी और सी के बीच वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, उससे हम दिखाएंगे अल्फा। जो बी वाला होगा वाई एक्सिस पे, जस्ट उसके सामने वाला एंगल ए और सी के बीच, ए और सी के बीच होगा, उसे बीटा दिखाएंगे। और वैसे ही सी वाले के सामने वाला जो बी और ए है, उनके बीच वाले एंगल को गामा दिखाते हैं, ठीक। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं टाइप्स एंड क्रिस्टल लैटिस, मतलब क्रिस्टल लैटिस के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो क्रिस्टल लैटिस के बारे में बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्रिस्टल लैटिस जो होते हैं वो बहुत उनके टाइप्स में जो होता है वो पहले बनाए कैसे जाते हैं। अगर बनाने की प्रक्रिया हम समझ लेते हैं तो उसी के आधार पर क्रिस्टल लैटिस को भी बांट सकते हैं। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस को नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे आते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के बारे में पहले पढ़ते हैं। तो यूनिट सेल कितने टाइप्स के होते हैं उनके बारे में देखते हैं। जो यूनिट सेल होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहले नंबर फर्स्ट ए एंड नंबर सेकंड बी। नंबर फर्स्ट क्या होता है, ए, इनका नाम होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिनको हिंदी में कहते हैं आद्य एकक कोशिका या आद्य मात्रक कोशिका, जो भी कह सकते हो। आद्य मात्रक कोशिका, कोशिका क्या कहते हैं, यूनिट सेल है।
ठीक। सेकंड क्या है नंबर सेकंड जो होता है वो सेंटर्ड यूनिट सेल होता है। सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड में इनको हिंदी में कह सकते हैं कि केंद्रित होते हैं, केंद्र के बीच में भी होते हैं। केंद्र, किसी भी केंद्र, केंद्रित केंद्रित मात्रक कोशिका। ठीक है, सेंटर्ड यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल, ये आद्य मात्रक कोशिका और क्या होगा, केंद्रक मात्रक कोशिका। अब इनके टाइप्स के बारे में देखते हैं। पहले इनके बारे में जानते हैं क्या होता है। जो प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है, यूनिट सेल के जो कॉर्नर्स होते हैं, सब यूनिट सेल में 8 कॉर्नर्स होते हैं कुल मिलाकर के। तो यहाँ पर भी जो प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है, जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे यूनिट सेल में जो बैठते हैं, उनके अरेंजिंग के बेस पे इनको समझते हैं। देखिए जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है, पहले यहाँ पर हम एक यूनिट सेल बनाते हैं। एक बन गया है यूनिट सेल। अभी जो प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है, इनमें जो एटम्स का जो अरेंजिंग होता है वो इनके केवल कॉर्नर्स पे ही होते हैं। मतलब कि जो यूनिट सेल का जो जिससे बनता है, जिन एटम्स मॉलिक्यूल से आयन से, कुछ भी कहते हैं एटम्स मॉलिक्यूल से आयन से जिनसे मिलकर ये बनता है, वो उस यूनिट सेल के केवल कॉर्नर्स पे ही पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? इनके कॉर्नर्स पे ही पाए जाएंगे। एक कॉर्नर्स पे, यहाँ पे तो कितने कॉर्नर्स हैं यहाँ पे? कुल 8 कॉर्नर्स हैं। ठीक है, 7 और यहाँ पे 8 हो गए ना, 4 ऊपर 4 नीचे। हाँ, तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके केवल कॉर्नर्स पे ही पाए जाते हैं, तो उसे कहते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल या फिर आद्य मात्रक कोशिका या आद्य एकक कोशिका, जो भी कह लीजिए उसे। तो ये हो गए इनके प्रिमिटिव यूनिट सेल। मतलब जो एटम्स है मॉलिक्यूल्स से आयंस होते हैं, वो केवल उनके कॉर्नर्स पे ही होते हैं और बाकी कहीं नहीं होंगे, उसे कहते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें एक यूनिट सेल में नंबर ऑफ द एटम्स, मतलब कि एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर कि जो एटम मतलब जो यूनिट सेल है, इनके कॉर्नर्स पे एक एटम्स है, मतलब 8 कॉर्नर्स पे 8 एटम्स। तो कुल मिलाकर कितने हो गए यहाँ पे? पहली बात तो कुल मिलाकर के यहाँ पे 8 एटम्स हो गए इनटू। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो एक एटम्स है वो यूनिट सेल में उसका कितना हिस्सा पार्टिसिपेट कर रहा है, उस यूनिट सेल का कितना हिस्सा पार्टिसिपेट वहां पे कर रहा है। ये देखिए, मान लीजिए अगर ये सपोज करते हैं कि डस्टर्स है, ये क्या है? यूनिट सेल है। 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे 8 सब दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 8 हमारे पास कॉर्नर्स हैं। सारे कॉर्नर्स पे क्या है? यूनिट्स, सॉरी सारे कॉर्नर्स पे क्या है? एटम्स और मॉलिक्यूल्स या आयंस क्या लगे हुए हैं, वो उनको जोड़ करके ये क्या बनाया गया है? एक यूनिट सेल बनाया गया। अब ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें इस वाले कॉर्नर पे, जो फ्रंट दिख रहा है आपको, सामने दिख रहा है ना, अगर हम बात करें इस फ्रंट वाले कॉर्नर पे, तो इस पे एक एटम होगा, एक एटम होगा ना। अब जो ये एक एटम है, अभी कितने यूनिट सेल से अटैचमेंट है? ध्यान दीजिएगा, एक तो यहाँ पे हो गया, एक सामने इसके होगा, 2 यूनिट सेल, 2 हो गए ना। तीसरा इसके जस्ट सामने वाला यहाँ पे 3 हो गए। चौथा कहाँ होगा? इसके पास होगा। मतलब कि चारों एक प्लेन में पाए 4 हो गए। 4 तो पहले एक ही प्लेन में हो गए, अब 4 जस्ट इसके ऊपर वाला है। जैसे हम बात की इसके सामने इस साइड वाला ये एक होगा, तो उसके पर क्या होगा? इस साइड ऊपर वाला भी होगा, वैसे इधर वाला भी होगा, इस पे भी होगा, इस पे भी होगा। तो कुल मिलाकर के जो एक कॉर्नर्स पे जो एटम्स है वो 8 यूनिट सेल से क्या पार्टिसिपेट किया है, 8 से क्या है? पार्टिसिपेट किया है। तो सिंपल सा कि एक यूनिट सेल में उस एटम्स का कितना पार्टिसिपेशन हुआ? 1/8 हो गया। ये हुआ ना, यहाँ कितना हो गया? 1/8। कुल 8 थे, 8 से कितने हो गए? 1/8 हो गए। तो 8 एटम्स ने 1/8 टाइम्स पार्टिसिपेट किया, तो कुल टोटल नंबर ऑफ द यूनिट्स एटम्स इन द यूनिट सेल कितना आ गया? 1 आ गया। प्रिमिटिव जो यूनिट सेल होते हैं उनमें टोटल नंबर ऑफ द एटम्स कितने होते हैं? ओनली 1 होते हैं। मतलब केवल एक ही यूनिट से, एक ही एटम्स से मिल करके ये इसमें एक क्या बनाए जाते हैं? इसमें एक यूनिट सेल बनाए जाते हैं।
एक ही एटम से मिल करके वहां पर यूनिट सेल का निर्माण किया जाता है, तो उसे कहते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। नंबर सेकंड आता है सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल, अब देखिए जो सेंटर्ड यूनिट सेल होता है इनमें क्या होता है, नाम से ही लग रहा है सेंटर में, मतलब कि कॉर्नर्स पे तो होंगे ही, मतलब कि कॉर्नर्स पे तो होंगे ही, लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं किसी भी सेंटर में होंगे। तो सेंटर्ड की जो प्रक्रिया वो 3 टाइप से है। पहला प्रकार क्या है इनका, जो पहला टाइप से होता है इनका, जो पहला इनका टाइप्स होगा सेंटर्ड में, वो पूरे यूनिट सेल के बॉडी के सेंटर्ड में होगा, मतलब कि BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक या बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, पूरे यूनिट सेल के बॉडी के बीच में होगा। देखिए यहीं पे जो ये यूनिट सेल बनाया गया है यहाँ पे, इसी में देखिए जो ये कॉर्नर्स पे इनके 8 एटम्स लगे हुए हैं, साथ ही साथ इनके कहां होगा ये यूनिट, इनके अंदर बॉडी में भी एक यूनिट सेल क्या होगा, उपस्थित रहेगा। अगर सपोज करो अगर मेरे पास ये रूम है बड़ा सा, आपके पास भी होगा, देखिए अगर पीछे जो बड़ा सा रूम है उसमें क्या होता है, 4 कॉर्नर्स छत पे होते हैं, 4 कॉर्नर्स क्या होते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे होते हैं, मतलब ग्राउंड में होते हैं नीचे। तो 4 4 8 कॉर्नर्स हो गए। अब सपोज करो उस 8 कॉर्नर्स पे एटम्स लगे हुए हैं और उसके साथ साथ पूरे घर के एकदम बीच में, जस्ट बीच में, आपके बेड के जस्ट ऊपर बीच में क्या है, एक एटम्स वहां पे उपस्थित है। जो बीच वाला एटम्स होगा वो दूसरे वाले रूम से तो पार्टिसिपेट करेगा नहीं, मतलब कि अगर मेरे पास यूनिट सेल है, अगर 8 कॉर्नर्स पे लगे हुए हैं, 8 कॉर्नर्स पे एटम्स लगे हुए हैं, तो उसके बाद भी इसके जस्ट बीच में, इसके अंदर होगा, इसके कहां होगा, अंदर होगा इसके, तो वो दूसरे वाले एटम्स पार्टिसिपेट करेगा नहीं। तो वो एटम क्या होगा, दूसरे वाले यूनिट सेल पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो वो एटम्स पूरा पूरा है उसी यूनिट सेल में ही केवल पार्टिसिपेट करेगा। तो इसके लिए क्या होगा, नंबर ऑफ द एटम्स इन द यूनिट सेल, देखिए इसके लिए क्या होगा, जो BCC के लिए होता है उनमें 8 जो एटम्स होंगे कॉर्नर वाले, उनका पार्टिसिपेशन 1/8 होता है, प्लस जो अंदर वाला होता है एटम्स उसका पूरा पूरा, मतलब कि वो ओनली 1 पूरा पूरा। तो कितना हो गया यहाँ से 1/8 into 8 मतलब 1 + 1, कितने हो टोटल मिला के 2 एटम्स हो गए। तो ये जो सेंटर में जो पहला आता है बेस सेंटर, सॉरी जो पहला आता है बॉडी सेंटर्ड, इसको बॉडी सेंटर्ड कहते हैं, एक बेस सेंटर्ड भी आएगा अभी, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इसमें कुल टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, 2 हो गए। नंबर सेकंड इसी का आता है, नंबर फर्स्ट था, जो सेकंड आता है नंबर, वो क्या होता है, वो होता है FCC, मतलब कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होता है वो। तो यहाँ पे जो 8 कॉर्नर्स है वो तो लगे रहेंगे, वो तो लगेंगे ही 8 कॉर्नर्स पे, लेकिन जो ये यूनिट सेल जो बनाए गए हैं एक 3D डायमेंशनल में, एक घन के रूप में, एक क्यूब के रूप में, जो एक क्यूब बनाया गया है, तो आपको पहले से ही पता है कि क्यूब में कुल 6 फलक होते हैं, 6 फेस होते हैं। आपके घर में देखिए जो रूम होता है, 4 दीवारें, एक छत और एक क्या होता है, फ्लोर, जमीन और छत और 4 दीवारें होती हैं। तो उस 6 में क्या होगा, 6 फलक हो गए उस क्यूब के लिए। तो अब उस कॉर्नर के अलावा बीच में अब नहीं रहेगा, अब उस 6 दीवारों और छत और जमीन की, मतलब कि उस 6 फलक पे, 6 फलक फेस पे भी एक एक एटम्स को चिपकाया जाएगा, मतलब कि वहां पे लगाया जाएगा। तो वो जो फेस पे एटम्स होता है वो केवल दूसरे वाले जस्ट बगल वाले एटम्स, जस्ट बगल वाले यूनिट सेल से ही पार्टिसिपेट करेगा। तो मतलब कि वो जो फेस पे यूनिट सेल होगा, सॉरी जो फेस पे जो एटम्स होगा वो 2 यूनिट सेल में क्या होगा, पार्टिसिपेट करता दिखाई देगा मुझे। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, पहले तो 8 होंगे कॉर्नर पे, जिनका पार्टिसिपेशन होता है 1/8 प्लस, देखिए यहाँ पे उठाएंगे यहाँ से 8 कॉर्नर पे, एक फेस पे यहाँ पे, एक इस फेस पे, एक इस फेस पे, एक इस फेस पे और एक इस फेस पीछे वाले, और एक क्या होगा आगे जस्ट वाले पे। तो यहाँ पे जो 6 फेस का जो एटम्स होगा वो कितने होंगे,
1/2 पार्टिसिपेशन, मतलब कि वो 2 यूनिट सेल से पार्टिसिपेट करेंगे तो 1/2 लगाएंगे यहाँ पे। तो टोटल नंबर ऑफ द एटम्स कितने होंगे, 1/8 इंटू 8 बराबर 1 और 1/2 इंटू 6 इंटू इक्वल टू 3। तो 3 + 1 कितना हो गया यहाँ पे, 1 + 3 कितना हो गया, 4 हो गया। तो जो FCC होता है मतलब कि जो फेस सेंटर यूनिट सेल होता है, जो फलक केंद्रित यूनिट सेल होता है, जो फलक केंद्रित यूनिट सेल होता है, उनमें कुल 4 एटम्स लगे होते हैं, मतलब वो 4 एटम से मिलकर बनाए जाते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। अब थर्ड नंबर जो आता है इसमें, थर्ड नंबर कहां लिखे हैं, यहाँ लिखते हैं। जो थर्ड नंबर होता है वो भी BCC ही होता है, लेकिन उसका नाम होता है बेस। यहाँ पे बॉडी सेंटर्ड है, यहाँ पे बेस सेंटर्ड है। दोनों में डिफरेंस समझिए क्या होता है। बॉडी सेंटर्ड, बेस सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर था मतलब पूरी बॉडी, जो यूनिट सेल का जो पूरी बॉडी है उसके सेंटर में था, लेकिन यहाँ पे बेस है। जो यूनिट सेल का जो बेस होगा मतलब कि 2 फेस बेस होंगे, सिंपल सी बात है। अगर छत होगा तो क्या होगा, फ्लोर होगा, या तो नीचे का फ्लोर होगा तो ऊपर क्या होगा, छत होगा। 2 ही फेस होते ही है, ठीक। तो इनमें जो 2 मतलब दोनों बेस पे, मतलब सिंपल समझ लें यहाँ पे कि 2 फेस पे जो कि अपोजिट होंगे, उनके केंद्र पे, उनके सेंटर में एक क्या होगा, सॉरी एटम से वहां पे रिप्रेजेंट कराए जाएंगे। देखिए यहाँ पे बस 8 तो कॉर्नर पे होंगे ही, लेकिन एक नीचे वाले फेस पे एक ऊपर वाले फेस पे, दोनों अपोजिट फेस पे क्या होंगे, एक एटम से वहां पे रिप्रेजेंट होंगे। देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, 8 जो कॉर्नर्स वाले हैं वो पूरे 1/8 होते हैं, मतलब कि 8 मिनट पार्टिसिपेशन करेंगे, प्लस जो बेस पे है मतलब उनके एक ऊपर वाले फेस एक नीचे वाले फेस पे है, उनमें क्या होता है कुल टोटल 2 एटम्स हैं, उनका पार्टिसिपेशन कितना होगा, ये जो बेस वाला ये केवल ऊपर वाले यूनिट सेल से पार्टिसिपेट करेगा और किसी से नहीं करेगा, नीचे वाला तो नीचे वाला करेगा। तो मतलब कि जो एक यूनिट सेल है आपके, जो एक एटम्स है वो केवल 2 यूनिट सेल से पार्टिसिपेट करेगा, तो 1/2। तो टोटल नंबर ऑफ द यूनिट कितने हो गए, एटम्स कितने हो गए, 1/8 into 8 मतलब 1 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द BCC मतलब बेस सेंटर यूनिट सेल इक्वल टू 2। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे टाइप्स ऑफ द यूनिट सेल, यूनिट सेल के टाइप्स हो गए। अब इन्हीं सारे टाइप्स के जहां पर कितने हो गए, 4 टाइप्स के हमें दिखाई दे दिए, मतलब कि एक प्रिमिटिव से यूनिट सेल का अकेले ही था जो कि उनके सारे कॉर्नर्स पे थे, और सेकंड में जो सेंटर्ड था मतलब सेंटर्ड यूनिट सेल था उनमें 3 टाइप्स थे। 3 टाइप्स में क्या कहते हैं पहले यहाँ पे BCC मतलब बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, और सेकंड क्या था उसमें फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, थर्ड क्या था बेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो ये तीनों क्या, ये सब क्या होगा, इस यूनिट सेल के टाइप्स होंगे। अब हम अगले वीडियोज में, इस वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, आप बोर हो रहे होंगे मुझे पता है, ठीक है। तो अब हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे इस यूनिट सेल के बारे में, मतलब कि इनका जो ये पैकिंग एनर्जी होता है, ठीक है, मतलब कि पैकिंग एनर्जी या पैकिंग परसेंटेज जो भी इतना होगा, सब कुछ को इकट्ठा करके हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तो ये लेक्चर नंबर 3 हो गया, तो मुश्किल से लेक्चर नंबर 3 होगा तो 4 या 5 लेक्चर और आएंगे इस चैप्टर के। तो ये हमारी उम्मीद है कि हम इस चैप्टर को 7 या 8 लेक्चर में खत्म करें। देखिए जल्दी से खत्म करने की बात नहीं होती है, समझ में आना चाहिए आपको कि आप क्या पढ़ रहे हो, हम क्या पढ़ा रहे हैं, आप क्या समझ रहे हो, ठीक है। तो इसलिए अब बेहतर होगा कि हम अच्छे से डीपली में सब कुछ क्लियर करते हुए पढ़ते जाएं, क्योंकि जो एक बार छूटता है उसे दोबारा करने का मौका नहीं मिलता है। तो बेहतर होगा कि अभी से आप उसको पढ़ते जाइए सब कुछ। हाँ, ये मत सोचिए कि वीडियोस लंबी हो रही है, ज़्यादा लंबी वीडियो मेरी होती ही नहीं है, 15 मिनट 17 मिनट की। तो प्लीज़ इस वीडियोस को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।